अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर मुफाहमत की और मुज़ाकरात की आजकल बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दो जावियों से मुखातिब किया है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने मशवरा दिया है कि वो अपनी जो इंतहा पसंदी है उसको तर्क करें, इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आएँ, और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जल्द या बदेर मुफाहमत तो करनी होगी और मुफाहमत के लिए वो कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा बेहतर मुफाहमत कोई नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस निज़ाम का हिस्सा है इस वक्त, यानी हुकूमती जमात में शामिल भी है हुकूमत में, वो भी ये समझती है कि देर पा निज़ाम इस तरह से चल नहीं सकता और तमाम तर सियासी जमातों को अब किसी एक नुक्ते पर आकर मुफाहमत करनी ही होगी? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं चौधरी मंजर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी और आज भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुफाहमत होनी होगी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से उन्होंने कहा कि वो करे भी, लेकिन साथ में ये कहा उन्होंने कि बड़े जो हैं वो फैसला करेंगे कि ये मुफाहमत कब और कैसे होनी है, हम तो सिर्फ तजावीज़ पेश कर सकते हैं। तो क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला मुफाहमत का सियासी जो जिसे कहते हैं ना कि तमाम सियासतदानों को जमा करने के लिए भी उसे इजाज़त लेनी पड़ रही है? नहीं, देखिए, एक तो उन्होंने बिलावल साहब ने बड़ी ओपन बात की है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की तकसीम है वो बहुत बड़ी है और उस तकसीम को ख़त्म करना है और उसके लिए वो समझते हैं कि आसिफ जरदारी साहब का एक वही इस वक्त है जो उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, और अगर वो तकसीम ख़त्म नहीं होती है तो इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान इस वक्त बुरी पोजीशन में है और मज़ीद जो तकसीम है वो और ख़राबी की तरफ ले जाएगा। तो जिसके लिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट में नून लीग है और अपोजिशन जो है वो पीटीआई कर रही है, और दोनों के दरमियान को ऐसी इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है उसमें एक तरह से उन्होंने कहा है कि हम फैसिलिटेट करा सकते हैं। सदर साहब सदर की सीट पे भी बैठे हैं, उनका रोल भी यही बनता है और वो इससे पहले बहुत मुख्तलिफ किस्म की मुफाहमत करवा चुके हैं, सही सिस्टम के अंदर भी, आइन के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी। तो ये ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिलेगा कि सदर जरदारी जो हैं वो इस मुफाहमत को आगे लेकर चलें एंड कामयाब हों? क्योंकि माजी में हमने देखा है, जाहिर है गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों जमातों ने ये तय करना है और उसके लिए जरदारी साहब अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ओके। अब क्योंकि मज़ाकरात की, क्योंकि चौधरी साहब बात हो रही है मुस्तकिल, और हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने खुद ये पेशकश भी कर दी है कि आए मज़ाकरात करते हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी तैयार है। और हुकूमत ने कहा है कि जो माजी की जो कमेटी थी जो कि तहलील नहीं हुई, जिसमें स्पीकर नेशनल असेंबली जो थे वो एक तरह से मीडिएटर थे, उसमें पीपल्स पार्टी के 2 रुकन भी शामिल थे, तो किन उमूर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए? जाहिर है मुज़ाकरात तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए आप डायलॉग के जरिए ही चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। जमहूरियत में डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम समझते हैं कि डायलॉग ही सिर्फ वाहिद रास्ता है जो चीज़ों को आगे, जमहूरियत को और चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। और ये जो इस वक्त की टेंशन है या जो तकसीम है, जो स्प्लिट है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको खात्मे के बगैर आप चीज़ों को जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाए बगैर चीज़ें आगे कैसे बढ़ सकती हैं? सर, तो डायलॉग के लिए तो जैसे हुकूमत कहती है कि इलेक्शन 2024 पर बात नहीं होगी और दीगर ऐसे कुछ उमूर हैं, 9 मई है उस पर बात नहीं होगी, तो ऑपोजिशन की तो तहफ़्फ़ुज़ात है 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पर भी ये जब आप शुरू होते हैं तो फिर दोनों तरफ अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं ना, तो जो फिर मीडिएशन करवा रहा था तो उसी ने ही बातें करनी होती है। कुछ आपको जगह छोड़नी होती है, कुछ आपको जगह छोड़नी होती है, फिर ही जाकर होता है ना। जंगों के बाद भी डायलॉग ही होता है। सही। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि दीवार पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन जल्द नहीं होंगे, लेकिन वो तो जाहिर है वो है इलेक्शन। मेरे ख्याल के मुताबिक देखिए ना, इलेक्शन, मेरा जो अपना तजिया है वो ये है कि हर इलेक्शन पहले से बुरा होता जाता है। आप 24 वाला अगर ये है कि ये उस पे हुआ है
तो फॉर्म 47 है तो 18 वाला आरटीएस बैठ गया था, 13 में आरओ का इलेक्शन था। उससे पहले चले जाएं तो हमारी पीपल्स पार्टी की सीटें छीनी गई थी, चूंकि वो पीपल्स पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं देना चाह रहे थे। जो 8 वाला है 2002 का आपके सामने है, तो 2002 से मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उससे पहले भी देखें तो ये सारी जो तबाही है, अब आज तो बैलेट पेपर पे तो लोगों का यकीन उठ गया, कोई भी नहीं यकीन करने के लिए गया। तो सर इस यकीन को सियासी जमातों ने ही वापस लेकर आना है, आप जैसी जमहूरी जमातों ने लाना है? जमातों ने, अदलिया ने, सब ने मिलकर लेकर आना है। पहले तो ये 2 इलेक्शन से पहले तो अदलिया करवाया, उसमें क्या हुआ ये भरल देखना पड़ेगा। इसको अगर नहीं करते तो फिर इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा, इलेक्शन पे तो यकीन उठ जाएगा। तो आप समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात इस वक्त सबसे ज्यादा वक्त की जरूरत है? ना सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात, बल्कि इसको देखना है कि आपने क्या लोगों, ना सिर्फ लोगों का इत्मीनान उठ गया, इलेक्शन लड़ने वालों को भी इत्मीनान उठ गया। वो अब लोगों की तरफ नहीं देख रहे, वो किसी और तरफ देख रहे। तो इसको लोगों को बैलेट पेपर जो है या लोगों की राय लेनी है ना इलेक्शन में आप, बिल्कुल। तो अगर वो लोगों की राय का खत्म ही हो जाए तो फिर क्या रह जाए। तो चौधरी मंजूर साहब, आप समझते हैं कि अब इस वक्त जो निजाम चल रहा है, सियासी स्पेस सबके लिए खत्म हो गई है? ये उसमें जहाँ पे हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं तो सियासी जमातों भी तो उसकी जिम्मेदार। आप जब जो कुछ मुकाबला शुरू है उस मुकाबले में तो सियासी जमातें भी जिम्मेदार हैं। तो आज आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो खुद भी नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ को भी वो स्पेस दी जाए? ये इशू नहीं है, इशू ये है कि वो खुद भी कोई वो पॉलिटिकल रास्ते इख्तियार करें। जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में आपको याद हो, इस इलेक्शन में हमने कहा था ना पीपल्स पार्टी पीटीआई को गवर्नमेंट बनाए, तो वो अगर वापस कहते कि पीपल्स पार्टी बना ले, उन्होंने तो कहा कि हमने बात ही नहीं करनी। सही। पहले तो किसी से वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो बात पे आए, उसके लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल। सही। तो चौधरी साहब, अब मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी, प्राइवेटाइजेशन का एक अपना नुक्ता नज़र है पीपल्स पार्टी का, लेकिन पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उस पर आपने भी कहा कि वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत जो है वो तो कहती है कि ये बहुत अच्छा कदम उठा है और दिस इज बेस्ट फॉर द इकोनॉमी। देखिए, मैंने आज भी सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जरा निकाल कर उसका कोई क्लिप निकालें, उसको दें। देखिए, अगर ये कहते हैं ये कैसा कमाल की प्राइवेटाइजेशन हुई है, आप उसकी जो बिल्डिंग्स दे रहे हैं, उसके बुकिंग ऑफिस दे रहे हैं, वो सारी प्राइम टाइम्स पे हैं, लाहौर वाला, माल रोड पिंडी वाला, इस्लामाबाद ब्लू एरिया वाला, पेशावर का 3 एकड़ का माल रोड के ऊपर, कराची का देखें सदर के अंदर, ये सारी बिल्डिंग की क्या कीमत हो सकती है? आपने दे दिया, आपने आज उनको दे दिया जो है इस वक्त आपने दिया है 10 अरब रुपया पड़ा है प्रोविडेंट फंड का इनके अकाउंट में, वैसे टोटल 28 अरब रुपया है। पिछले साल 22 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया था पीआईए ने, ये झूठ बोल रहे हैं कि लॉस में थी। जब आपने 2 कंपनियां बना दी, विद होल्डिंग कंपनी और ये दूसरी कंपनी, तो फिर वो लॉस से, पीआईएसीएल जो थी वो लॉस से निकल गई पिछले साल। 26 अरब रुपया उसने पिछले साल कमाया, इस साल पहले 6 महीनों का 11.5 अरब रुपया है जो प्रॉफिट है। तो आप उसको, उसके जहाज 20 जहाज इनके अपने हैं, बाकी 20 के 10 777 है, 7 एयर बसेज हैं, 3 ATRs हैं, उनकी क्या कीमत होगी? जो इन्वेंट्रीज पड़ी हैं वो इससे ज्यादा है जितनी कीमत पे दे रहे हैं, और उसके अलावा जो 64 रूट्स हैं उनकी क्या कीमत है? तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और कितने में दिया है? 10 अरब, वो 135 अरब रुपया दिखाया। मैंने आज उसकी मिसाल दी जी कि मैं ये कहूँ कि ये मेरा घर ले लें 1 करोड़ 35 लाख का या 135 अरब का, तो 10 अरब मुझे दे दें, तो बाकी इस मकान की या इस घर की या इस प्लाजा की रिपेयर पे लगाकर आप रखें। ये हमने सौदा किया, ये फेयर हुआ है, ट्रायल हुआ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 26 अरब पिछले साल का मुनाफा था जी, वो भी नहीं दिए। इस साल 11.5 अरब रुपया, पहले 6 महीने का प्रॉफिट, 10 अरब रुपया उनके अकाउंट में प्रोविडेंट फंड पड़ा है, 8 अरब रुपया प्रॉफिट पड़ा है, और बाकी आना है जो पीए के सर्टिफिकेट वगैरह लेती कंपनीज, वो साल के आखिर पे आ जाता है। तो फिर क्यों किया गया आपके नजदीक? अभी रूट्स खुल गए नहीं, तो फिर क्यों किया गया? रूट्स अभी यूरोप खुल गया है ना, जो पीटीआई के दौर में जो तबाही बंद हुआ था जी, जब बंद हुआ था वो खुल गया, और सिर्फ इंग्लैंड से आपको
40% रेवेन्यू अकेले इंग्लैंड का। लेकिन चौधरी साहब सवाल तो ये पता चल जाएगा क्यों दिया गया। अच्छा, तो चौधरी साहब लेकिन ये सिर्फ वाहिद तो नहीं है ना, अभी तो एसओईज ने और भी प्राइवेटाइजेशन होनी है, ये तो आईएमएफ ने कहा है। भाई आईएमएफ ने कहा है तो आप अगर, चलो मैं तो इस ख्याल का हामी नहीं, लेकिन अगर आप बेच भी रहे हैं, क्या आप 10 अरब में ये सारा कुछ दे रहे हैं? बियर ब्लू 25 साल से चल रही है, उनको तो यूरोप नहीं मिला। ये रूट्स कोई आसान काम है, 64 लैंडिंग रूट्स है। एक तरह की डकैती है दिन दिहाड़े जो हुई, इसको आप प्राइवेटाइजेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, हम तो नहीं मान रहे ये प्राइवेटाइजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इन फोकस हैं शेर अफजल मरवत साहब, रुकने कौमी असेंबली हैं। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मरवत साहब, एक बार फिर मुज़ाकरात की बड़ी बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो पेशकश की है मुज़ाकरात के लिए, इसके तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा उठा सकती है और अपने लिए सियासी स्पेस हासिल कर सकती है? आपको ऐसा लगता है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, मुज़ाकरात, अगर आप मुज़ाकरात की तारीख पे नज़र डालें हुकूमत और पीटीआई के माबेन गुज़िश्ता 2 सालों में, तो तकरीबन हर हफ्ते मीडिया की जीनत रही है ये खबर, जी मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुज़ाकरात बैकडोर है, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे अभी। और ये अगर हम देख लेना कि ये माजी में मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए, अगर हुए तो नाकाम क्यों हुए, तो वजह सामने सामने नजर आ रही है। अभी जो हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की है, ये बात न होने के मुतरादिफ हैं। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की है कि जी कोई ब्लैकमेल नहीं होंगे, कोई शराइत नहीं माने जाएंगे। मुज़ाकरात जो हैं, जब भी फरीकैन के माबेन सियासी नवीयत के होते हैं, तो देखा ये जाता है कि कौन सा फरीक जो है वो किसके हक पे बैठा है, और इनके दरमियान कोई दरमियानी लाइन निकाली जा सकती है या फिर हक की विंडिकेशन पे बात खत्म होगी। सही। माजी में मुज़ाकरात के लिए तभी हुकूमत बैठी है पीटीआई के साथ जब एहतजाजी कुव्वत पीटीआई की नजर आ रही थी, और यही एक वाहिद अंसर हुआ करता था जो मुज़ाकरात के टेबल पे हुकूमत को ले आता था। लिहाजा मुज़ाकरात की मौजूदा जो ऑफर हैं या पेशकश हैं, मैं तो इसको बराए नाम पेशकश समझता हूँ। यानी हुकूमत संजीदा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? संजीदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना उनको मुज़ाकरात की। तो फिर पेशकश की क्या जरूरत है? फिर अगर उनको जरूरत भी नहीं है, वो संजीदा भी नहीं है, तो फिर उन्होंने वजीर आजम ने काबीना के इजलास में ये पेशकश क्यों की है? हस्ब इख्तिलाफ के साथ हस्ब इक़्तिदार जो हैं वो हमेशा एक रेटोरिकल स्टेटमेंट रही हैं कि जी हम अपोजिशन को दावत देते आए, बेटे हमारा एहतसाब करें, हमसे बातचीत करें। ये उसी की रिपीटिशन है, उसी का तसलसल है। ये जितना पीटीआई गवर्नमेंट के बीच पुल के नीचे पानी गुजर गया है, अब किस चीज पे मुज़ाकरात होंगे? मैंडेट दे सकेंगे? आईनी तरमीम रिवर्स कर सकेंगे? जो लोग पकड़े गए, जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल से जिनको सजायाबियां हुई, जो लोग जेलों में 2-2 साल गुजार गए, कुछ लोग मर गए, ये रिवर्स हो सकते हैं? तो लिहाजा ये चीज तो रिवर्स होने के काबिल ही नहीं है। अगर ये रिवर्स होती है, हुकूमत ने खुद चले जाना है। तो लिहाजा ये इन चीजों पे, और दूसरी बात ये है कि वही चक्री साहब वाला बयान है कि अगर माजी बुला दिया जाए और एक नो सरेनो जो है कोई शुरुआत की जाए, तो फिर तो कोई बात बन सकती है, और ये फिर मुज़ाकरात नहीं होगी, मसालियत होगी। ठीक, या अफ़हाम व तफ़हीम आप इसको कह दें। अच्छा, तो फिर ये अगर मसालिहत और अफ़हाम व तफ़हीम है जो आप कह रहे हैं कि अगर फॉरवर्ड लुकिंग जाए, उन्होंने कहा था ना कि हम भी माफ़ी मांगते हैं, आप भी माफ़ी मांगे, और फिर एक नए सिरे से आगाज़ किया जाए। लेकिन जिस तरह से इख्तियारात, अब ख़ुद तहरीक इंसाफ भी ये कहती है कि तमाम तर इख्तियारात मुज़ाकरात के हवाले से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास और महमूद खान अचकज़ई को दिए हैं इमरान खान साहब ने। आप समझते हैं कि अगर, क्योंकि उन्होंने वेलकम भी किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस मुज़ाकरात की पेशकश को, कि अगर ये दौर होता है और जो भी बात होती है और आगे भी बढ़ते हैं, तो वाकई इमरान खान साहब मान लेंगे हर उस बात को जो नासिर अब्बास साहब कहें या महमूद खान अचकज़ई साहब कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो अपनी करेंगे जो उसका मिजाज है। इख्तियारात जो हैं, ये माजी में भी तो कहा गया कि हाई पावर्ड जो
डेलीगेशन था या जो हमारी मुज़ाकराती टीम थी, उमर अयूब खान भी थे उसमें, और जो को स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने जिसको ब्रोकर किया था, तो उसमें भी तो कोई हाई पावर्ड है, लेकिन वो तो लिखने और न लिखने के लिए भी जेल की तरफ रुख करते थे। ये सामने नजर आ जाएगा जिस दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे, ताकि तारीख के तयन के लिए भी खान की तरफ देखेंगे। तो लिहाजा कोई ये इख्तियारात वैसी रेटोरिकल बात होती है कि सारे इख्तियारात तफवीज कर दिए, इख्तियारात है ही नहीं। जो फैसला है वो बानी का है और वो अटल है। बाकी कोई उनके बिहाफ पे बात तो कर सकता है, लेकिन सर को जाने की किसी को इजाजत नहीं है। और सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मज़ाकरात के जो जिम्मेदारी है वो उनकी नहीं है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, उनकी प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट की, जिसके लिए वो तैयारी भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा वाज़ेह हिदायत हमें दे दी गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो प्रोटेस्ट 8 फरवरी के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी कहा था कि होगी, क्या ये उस पैमाने पर कर सकेंगे सुहेल आफरीदी साहब जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था? क्योंकि अली अमीन की प्रोटेस्ट को तो नहीं मानते थे ना लोग, वो कहते थे पार्टी वाले कि नहीं ये उस पैमाने पे नहीं है, अली अमीन कहीं चले ही जाते हैं। देखिए ये बात, ये स्ट्रेटेजी दुरुस्त रहेगी कि एहतजाजी मामलात जो हैं उसको मुज़ाकराती टीम के मामलात से अलग रखा जाए। ठीक। और ये उन्होंने सही कहा सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने कि उनकी जिम्मेदारी एहतजाज की है, लेकिन बकौल उनके कि ये ताबे हैं कि जब ये उनको डायरेक्शन दी जाएगी, और दुरुस्त बात भी है, वो अपने तय तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। लेकिन एहतजाज और मुज़ाहमत और इसको लिंक करना है डायलॉग से, ये बिल्कुल लाजिम व मलजूम है। जिस दिन हुकूमत को एहसास हुआ कि एहतजाजी ताकत जो है वो रिजरेक्ट हो गई है, रेस्टोर हो गई है, पार्टी इस काबिल हैं कि लोगों को अब सड़कों पे ला सकती है, तो फिर संजीदा मुज़ाकरात तभी होंगे। ये पहले जो अब आजकल बात हो रही है ना, ये वैसे ही मीडिया को खबरें बना के दी जा रही है। सर्दियों में थोड़ा सा अलाव होगा, जो है अलाव से तपश से महसूस होना है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। शेराजुल मनोर साहब, जब आप कहते हैं कि जब हुकूमत को ये एहसास होगा कि पार्टी वापस इस तरह की हो गई है कि वो एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज पुट अप कर सके, तो फिर मज़ाकरात भी होंगे, तो आपको लगता है कि अभी भी पार्टी के क्या फॉलोअर्स कम हो गए हैं? क्या वो मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे अपनी सपोर्ट बेस को? क्यों आप समझते हैं कि पार्टी इस वक्त उस पोजीशन में नहीं? देखिए, मैं तो नहीं, ये तो सामने की बात है ना। ये जो माजी में अभी रिसेंट पास्ट में जो जलसे हुए, जो एहतजाजी तहरीक हुई, आपने देखा पूरे एक साल में 2025 में कोई भी पंजाब में, इस्लामाबाद में कहीं पर एक जलसे का इनेकाद नहीं हुआ। यानी एक साल गुजर गया और इस एक साल को जो बड़ा क्रूशल साल था ज़ाय किया गया। इतने बड़े मौके आए, 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई, रिजर्व सीटें गई, इसके अलावा ये सजाएं अबिया हुई, लोग डिस्क्वालीफाई हुए। किसी एक इशू को भी इस्तेमाल न किया जा सका, और यूं ये वाज़े बात है कि एहतजाज की ताकत दम तोड़ गई थी। वरना अगर ताकत होती तो इतने मजालिम पे किस तरह एहतजाज न किया जाता। और मैं ये जो अभी सीएम साहब गए हैं लाहौर, ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक काम किया है। इससे थोड़ी बहुत लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी, ज़रा थोड़ी सी पार्टी में जान पड़ना शुरू हो जाएगी पंजाब में, क्योंकि पंजाब में तो बिल्कुल बेसुध है। पंजाब में तो पार्टी जो है वो बिल्कुल कोई सांस तक इसमें नहीं थी। और वजह क्या है? वजह क्या है पंजाब में तहरीके इंसाफ में जो आप समझते हैं कि सांस भी नहीं है? वजह जो है उसकी ये है कि पंजाब की क़यादत का पंजाब पे कोई तवज्जो ही नहीं है। पंजाब में कोई तंजीम ही नहीं है पीटीआई की, जिलाई सतह पे, तहसीलों में बस साजिशों के लिए मीटिंगें करते हैं। न इनका ये कोई फोकस है कि वर्कर को मोटिवेट करना है, कोई उनके साथ रवाबित रखने हैं, वर्कर के पास जाना है, वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। और ये जो हो रहा है पंजाब में पुलिस के जोर पे,
और रियासती इदारों के जोर पे उसको जो है चैलेंज करना है अदालतों में। वहाँ पंजाब की जो क़यादत है वो तो घुसी बैठी है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो चाहती हैं कि केपी की हुकूमत में थोड़ा बहुत अगर चस्का वो ले सके। बाकी तो वो अपने कहीं कहाँ पे नजर आ रही है। कभी आपने सुना है कि पंजाब में किसी होटल में इन्होंने कोई कार्रवाई की, कोई इजलास किया? ज्यादा से ज्यादा टीवी चैनल पे आके बुलंदबांग दावे करते नहीं, हैं। आलिया हमजा तो बड़ी और एक्टिव नजर आती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आलिया हमजा ठीक है, खातून होने के बावजूद उसने काफी हिम्मत दिखाई है, मैं उसकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। लेकिन जो चीज लोगों को जगाने के लिए होती है, उठाने के लिए होती है, जो आ, यानी कोई ऐसा मौज तलातमखेज बपा करना कि ये 2.5-3 साल का हिसाब पंजाब में भी तो देना है। शेर अफजल मनोर साहब, आखिर में सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूंगी कि जो कोशिश फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल कर रहे हैं, उसको भी पार्टी के अक्सर लोग शक की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, उनकी कोशिश और उनकी बात या प्रपोजल दुरुस्त है और वो कर सकते हैं? देखें, कोशिश, उनकी नीयत पे तो कोई शक नहीं किया जा सकता ना। उनको क्या फायदा है? कोई ये तो बताए ना कि ये अगर खान की रिहाई के लिए या असीरान कोट लखपत की रिहाई के लिए अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी तवानाई ज़ाय कर रहे हैं, अपने खर्च पे आ जा रहे हैं, तो वो उनकी जात को क्या फायदा है? उनको पीटीआई का असर तो वो देख रहे हैं कि दीवार से कड़ी है, और ये पीटीआई का हिस्सा रहे, खान के नजदीकी लोग रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आज भी खान के इंतहाई अच्छे गुड बुक्स में हैं, तो लिहाजा अगर वो अपने थी कोई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई का मसला ये है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है फील्ड बनी हो जाती है, उधर से सोशल मीडिया शुरू हो जाता है। सही। और माजी में ये हुआ ना, 2-2.5 सालों में जो पीटीआई के साथ किया अपनी सोशल मीडिया ने, खान के जितने खान की रिहाई के लिए मूवमेंट्स हुई है वो सारे जो हैं या के बाद दीगर डे गए, क्योंकि कभी ट्वीट आ जाते थे, कभी कैंपेनें शुरू हो जाती थी। और आज यही वजह है कि अब पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। अब हर शख्स देखता है कि भाई कोई ट्रेंड है, पॉजिटिव चलेगा तो फिर जनाब उसका हिस्सा बन जाता है। अगर वो नहीं है तो कोई मेरिट पर कोई फैसला, इंसाफ पर कोई फैसला पार्टी में नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो जो ये पूरी सिचुएशन है मुज़ाकरात की, और जैसा इसे शेर अफजल साहब ने भी कहा, क्या वाकई हुकूमत संजीदा है, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार रज़ा अहमद रूमी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। रज़ा, ये बताइएगा, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से अब सारी जो डिस्कशन है इसी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत संजीदगी से चाहती है कि मुज़ाकरात हों, या ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक है, आप समझते हैं, या एक सियासी मूव है? देखिए, ये दोनों ही बातें दुरुस्त है। टाइम बाइंग भी हो रही है, और ज़ाहिरी बात है सियासतदान जो होते हैं वो दरवाजे तो खुले रखते हैं, और यही वजह है कि जो इस वक्त रूलिंग कोलिशन में सियासी पार्टियां हैं वो बड़ी मंजी हुई पुरानी पार्टियां हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो ऑप्शंस जो हैं अपने सारे रखें। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो मुल्क में तसादुम की कैफियत है सियासी लेवल के ऊपर, वो इन पार्टीज़ और पीटीआई के दरमियान तो है नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। और यकीनन जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं होगा तो उस वक्त तक ये मुज़ाकरात जो हैं किसी सीरियस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह है कि बहुत से लोग इन मुज़ाकरात के हवाले से अपने खदशात का इजहार करते हैं। लेकिन इससे कतई नज़र कि किसकी क्या नीयत है, नादिया, हमें तो ये देखना है कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए। ये वक्त है कि मुल्क की बड़ी पार्टी जो जिसको अवाम में पजीराई भी है बड़ी हद तक, बहुत से इलाकों में पाकिस्तान के, वो उसको सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए
और सिस्टम के अंदर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और यही हम हमेशा से बात कहते रहे हैं इमरान खान साहब को भी, और मौजूदा जो हुकूमती पार्टियां हैं उनको भी। अच्छा, लेकिन देखिए ना, जिन जिन मुज़ाकरात का हम जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर इवन PMLN, दोनों कहते हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात पर बात करते हैं, आए मिल करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन दे हैव सेड इट वेरी क्लियरली कि 2024 के इलेक्शन पर बात नहीं होगी, 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनके नज़दीक वो बिल्कुल दुरुस्त तरमीम हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर बहस मुबाहिसा किया जाए। तो जब जो तहफ़्फ़ुज़ात अपोजिशन जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, अगर वही मुज़ाकरात में ज़ेर बहस नहीं लाए गए तो फिर मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मुज़ाकरात बिल्कुल बहुत से अमूर पर होने हैं। पहली तो PTI की जो सरे फहरिस्त डिमांड है, वो तो आप जानती हैं कि इमरान खान और दीगर उनके जो साथी हैं, सियासी कैदी जिन्हें वो कहते हैं, उनको रिहा किया जाए। तो पहली तो वो है। फिर उसके बाद जो इलेक्शन है फरवरी 2024 के, वो तो उनको मानते ही नहीं है। अगरचे कि उन्होंने KP में भी गवर्नमेंट बना ली है और असम्बलियों में भी बैठे हैं, सेनेट में भी बैठे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और जो भी वो नाम देते हैं। तो वो उन इलेक्शंस की सेहत के ऊपर और लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। और अब तो तरमीम भी आ गई हैं, जैसे आपने कहा। लेकिन देखिए, कोई ना कोई रास्ता, ऑप्शन खुल सकता है ना। अगर आप बातचीत करने बैठे हैं तो ये और ज़रूर कहा जा सकता है कि अच्छा, अगले इलेक्शन अगर 2029 में होने हैं तो वो साल पहले हो जाएं, और उनका तरीकाकार क्या होगा, इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या होगी, वगैरह वगैरह, इन अमूर के ऊपर बिल्कुल डायलॉग किया जा सकता है। लेकिन सरे दस्त PTI को और इमरान खान साहब को इस सिस्टम को मानना पड़ेगा और इसका हिस्सा किसी लेवल पर बनना पड़ेगा, तो फिर ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। इस वक्त तक तो कोई ऐसी जो है सूरत हाल नहीं है, और यही वजह है कि मुज़ाकरात की बात तो बहुत होती है, लेकिन कहीं आगे वो पहुंचती नहीं है, और शॉर्ट टर्म में तो कहीं आगे भी जाती दिखाई नहीं दे रही। नादिया जी, देखिए, जैसे आपने कहा ना कि असल मसला तो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का है, और मुज़ाकरात भी जब होंगे जब वो चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट कि हाँ, अब ये मुज़ाकरात होने। बट इवन अगर आप सियासी तौर पर इसको देखें, यानी सियासतदानों के स्कोप से, तो क्या वाकई जरदारी साहब, जिन्हें मफाहमत का बादशाह खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुस्तकिल गुज़िश्ता रोज़ से कह रहे हैं, वो और नवाज शरीफ दोनों चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को ये स्पेस मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि वो फिलहाल तो नहीं चाहते, क्योंकि जब तक कोई अश्योरेंस या किसी किस्म का कोई रिग्रेट आए इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि देखिए, जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला या उनको दिलवाया गया, तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया। चाहे वो जरदारी साहब हों, उनकी हमशीरा हों, नवाज शरीफ हों, उनकी बेटी हों, उनके दीगर साथी हों, शहबाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ के बेटे हों। शहबाज शरीफ के बेटे जो है हमजा, उनका जिक्र कोई नहीं करता। सबसे ज़्यादा तो जेल उन्होंने काटी उस दौरान, 2 साल से भी ज़्यादा। लेकिन नादिया, वहाँ से अभी तक कोई ऐसा जो जैसे कहना चाहिए इंदिया नहीं दिया गया इमरान खान की तरफ से कि वो उन्होंने जो किया वो मुंतकिम मिजाजी का एक मज़हर था। और अभी भी वो, अगर आप उनकी बातें सुने या उनके फॉलोअर्स जो हैं उनकी बातें सुने, तो वो इसी तरह की बातें कहते हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं, उल्टा टांग देंगे, जेलों में डाल देंगे, इसको ये करेंगे। तो अब इस तरह की बात से तो फिर ये सियासतदान क्यों बात करेंगे? जी जी रज़ा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो साबका हुकूमत ने किया, यानी इमरान खान के दौर में हुआ, वो इमरान खान ने इंतकाम लिया सियासतदानों के साथ, लेकिन इस दौर की जो लड़ाई है उसमें सियासतदान यानी ये सियासी जमातें किसी किस्म का कोई इंतकामी कार्रवाई इमरान खान या उनकी जमात के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और PTI की है। जी, वो बिल्कुल है। लेकिन देखिए ना, यहाँ फिर यही तो वजह है कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती। अगर उनको सियासी थोड़ी सी सूझबूझ भी हो, तो जिस तरह से माजी में हमने देखा है कि सियासतदान जो कि मुश्किल में होते हैं, या पार्टियां जो कि बाहर होती हैं या ज़ेर अताब होती हैं, तो फिर वो कोलिशन बनाती हैं। तो खान साहब ये भी तो कह सकते ना, वो तो बहुत बार कहते रहे, जी मैं तो कुछ नहीं कहता था, मैं तो वही करता था जो जनरल बाजवा कहते थे, या जनरल बाजवा हुकूमत चला रहे थे। उनका तो मुस्तकिल ये कंसिस्टेंट स्टांस रहा है, और उनकी पूरा जो सपोर्ट बेस है वो भी यही बात कहती है कि जी इमरान खान तो कुछ नहीं कर रहा था, सारा काम तो जनरल बाजवा उनकी टीम कर रहे थे, जनरल फैज़ कर रहे थे, वगैरह वगैरह।
तो इमरान खान साहब ये बात कहे ना, वो कहे कि जी मैं माजरत करता हूँ, या मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, या मैं आइंदा मैं अब सबक कुछ सीख गया हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर है, तो फिर तो बात आगे बढ़ती है। लेकिन वो ये भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस एतराफ़ ही करने से गुरेजा है कि उनकी अपनी जो अप्रोच रही है वो गलत थी। आप एक ही साथ में वन पार्टी सिस्टम पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं ला सकते। यहाँ पे कोशिशें की गई थी माजी में, लेकिन वो हर बार नाकाम हुई हैं। भुट्टो साहब ने भी 70s में उनका मिजाज ऐसा था कि वो अपोजिशन को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। फिर नवाज शरीफ साहब तो अमीरुल मोमिनीन बनने की उन्होंने कोशिश की थी, आपको याद होगा 98 99 की बात है, वो भी नाकाम हो गया उनका। तो इमरान खान का जो है वो कैसे कामयाब हो सकता है? तो ये जो अप्रोच होती है, ये इमरान खान की हो या शेख हसीना वाजिद की हो या इंदिरा गांधी की हो, कि जी यहाँ पे वन पार्टी रूल या वन मैन रूल हो सिविलियन ऑर्डर में, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बड़ी डाइवर्स और जिसे कहना चाहिए पेचीदा माशरे हैं हमारे जनूबी एशिया में। जी नादिया, तो फिर अब आप क्या होता देख रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मामलात इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐसे ले लिए हैं कि जैसे अब दे आर रिप्रेजेंटिंग इमरान खान, और वो कहते भी हैं कि इख्तियारात भी उनके पास हैं। डू यू रियली थिंक कि ये आगे बढ़ते आपको नज़र आ रहे हैं, या यही होगा कि हमें तारीख नहीं मिली, पहले हुकूमत तारीख दे, हुकूमत कहती है कमिटीज़ तो ऑलरेडी तश्कील हुई भी हैं, आपने अब आना है पार्लियामेंट के अंदर? जी हो जाएंगे नादिया मुज़ाकरात, मेरे ख्याल से शायद एक राउंड हो भी जाए तमाम ताख़ीर और मुश्किलात के बावजूद। मगर देखिए बात यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो उनको भी तो इस चीज़ का जो है थोड़ा जायज़ा लेना चाहिए ना, कि जो उनको कहा भी गया लोगों ने कि जो जिस पार्टी के बिहाफ के ऊपर वो उनकी नुमाइंदगी करें। अब तो अचकज़ई साहब पार्लियामेंट में उनको नामजद भी कर दिया गया, पीटीआई का लीडर, अगरचे कि वो पीटीआई से नहीं है जी। तो फिर वो इस चीज़ का भी जायज़ा तो लेना। आपको पता है कि इन गलतियों की माफ़ी तो नवाज शरीफ ने भी मांगी थी, रिग्रेट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी किया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। तो दोनों साइड्स ने ये तस्लीम किया था कि उनसे माजी में गलतियां हुई हैं, उनको नहीं दोहराया जाएगा। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ये भी तो बात करे ना, ये सिर्फ ये कहना कि एक पार्टी के ऊपर जो सख्तियां हैं इस वक्त उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो फिर दोबारा से दीगर पार्टियां जो है वो ज़ेरे अताब आ जाए, तो वो क्यों आने देंगे? देखिए ना, लॉजिक है इसमें, एक सियासी लॉजिक के खिलाफ ये बात जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त कोई लगता है कि ये कामयाबी नहीं मिलेगी और कोई ये तोड़ नहीं चढ़ेंगे जब तक कोई लचक की सूरत नहीं दिखाई देगी इमरान खान के एक गैर लचकदार मौक़िफ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब फॉर बीइंग विद द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।